जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में गुमनाम है। तो आज हम बटुकेश्वर दत्त के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में ग्राम औरी जिला नानी बेदवान बंगाल में हुआ था। इनका बचपन अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के वर्धमान जिला अंतर्गत खंडा और मौसू में बीता। इनकी स्नातक स्तरीय शिक्षा PPN कॉलेज कानपुर में संपन्न हुई। सन 1924 में कानपुर में इनकी भगत सिंह से भेंट हुई। इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना प्रारंभ किया। इसी क्रम में बम बनाना भी सीखा। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा वर्तमान में संसद भवन में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध किया। इस बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बातों को प्रचारित करने के लिए किया गया था। उस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो पाया। बटुकेश्वर दत्त यूं तो बंगाली थे। बर्दवान से 22 किलोमीटर दूर 18 नवंबर 1910 को एक गांव औरी में पैदा हुए बटुकेश्वर दत्त को BK दत्त, बट्टू और मोहन के नाम से जाना जाता था। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वो कानपुर आ गए। कानपुर शहर में ही उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। उन दिनों चंद्रशेखर आजाद झांसी, कानपुर और इलाहाबाद के इलाकों में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। सन 1924 में भगत सिंह भी वहां आए। देश प्रेम के प्रति उनके जज्बे को देखकर भगत सिंह उनको पहली मुलाकात से ही दोस्त मानने लगे थे। सन 1928 में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में हुआ तो बटुकेश्वर दत्त भी उसके अहम सदस्य थे। बम बनाने के लिए बटुकेश्वर दत्त ने खास ट्रेनिंग ली और इसमें महारत हासिल कर ली। HSRA की कई क्रांतिकारी गतिविधियों में वो सीधे तौर पर शामिल थे। जब क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ अंग्रेज सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाने की योजना बनाई तो भगत सिंह ने उसी तरह से सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने का इरादा व्यक्त किया, जैसे कभी फ्रांस के चैम्बर ऑफ डेपुटीज में एक क्रांतिकारी ने फोड़ा था। HSRA की मीटिंग हुई। तय हुआ कि बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकेंगे और सुखदेव उनके साथ होंगे। भगत सिंह उस दौरान सोवियत संघ की यात्रा पर होंगे, लेकिन बाद में भगत सिंह के सोवियत संघ का दौरा रद्द हो गया और दूसरी मीटिंग में वे तय हुआ कि बटुकेश्वर दत्त बम प्लांट करेंगे, लेकिन उनके साथ सुखदेव के बजाय भगत सिंह होंगे। भगत सिंह को पता था कि बम फेंकने के बाद असेंबली से बचकर निकल पाना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में क्यों न इस घटना को बड़ा बनाया जाए, इस घटना के जरिए बड़ा मैसेज दिया जाए। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया जाना था। बटुकेश्वर दत्त बचते बचाते किसी तरह भगत सिंह के साथ 2 बम सेंट्रल असेंबली के अंदर ले जाने में कामयाब हो गए। विजिटर गैलरी में मौजूद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उठे और 2 बम उस तरफ उछाल दिए जहां बेंच खाली थी। जॉर्ज सस्टन और B दलाल समेत थोड़े से लोग घायल हुए, लेकिन बम ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। सो धुआं तो भरा, लेकिन किसी की जान का कोई खतरा नहीं था। बम के साथ साथ दोनों ने वो पर्चे भी फेंके। गिरफ्तारी से पहले दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। 10 मिनट के अंदर असेंबली फिर शुरू हुई और फिर स्थगित कर दी गई। उसके बाद देश भर में बहस शुरू हो गई। भगत सिंह के चाहने वाले जहां ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बहरे अंग्रेजों के कान खोलने के लिए फेंके गए थे, तो वही अंग्रेज और अंग्रेज परस्त इसे अंग्रेजी हुकूमत पर हमला बता रहे थे। हालांकि बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि बम इतने शक्तिशाली नहीं थे। बाद में भगत सिंह ने भी कोर्ट में कहा कि उन्होंने केवल अपनी आवाज रखने के लिए, बहरों के कान खोलने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था, ना कि किसी की जान लेने के लिए। लेकिन भगत सिंह के जेल जाते ही HRSA के सदस्यों ने लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंक दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा। फांसी की सजा न मिलने से वे दुखी और अपमानित महसूस कर रहे थे। बताते हैं कि यह पता चलने पर भगत सिंह ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, जिसका मजमून यह था कि वे दुनिया को यह दिखाए कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं।
भगत सिंह ने उन्हें समझाया कि मृत्यु सिर्फ सांसारिक तकलीफों से मुक्ति का कारण नहीं बननी चाहिए। बटुकेश्वर दत्त ने यही किया। काला पानी की सजा के तहत उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल में भेजा गया। वहां से सन 1937 में वे बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना लाए गए। सन 1938 में उनकी रिहाई हो गई। काला पानी की सजा के दौरान ही उन्हें टीबी हो गया था, जिससे वे मरते मरते बचे। जल्द ही वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 4 साल बाद सन 1945 में वे रिहा हुए। सन 1947 में देश आजाद हो गया। नवंबर 1947 में बटुकेश्वर दत्त ने शादी कर ली और पटना में रहने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी का संघर्ष जारी रहा। लेखक अनिल वर्मा बताते हैं, बटुकेश्वर दत्त को कोई सम्मान नहीं दिया गया। स्वाधीनता के बाद निर्धनता की जिंदगी बिताई उन्होंने। पटना की सड़कों पर सिगरेट की लीडरशिप और टूरिस्ट गाइड का काम करके बटुकेश्वर दत्त ने जीवन यापन किया। उनकी पत्नी मिडिल स्कूल में नौकरी करती थी, जिससे उनका घर चला। अनिल बताते हैं कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे, तो इसके लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने पेशी हुई तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लाने को कहा। हालांकि बाद में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त जी से माफी मांगी थी। बटुकेश्वर जी का बस इतना ही सम्मान हुआ कि 50 के दशक में उन्हें एक बार 4 महीने के लिए विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। अनिल वर्मा बताते हैं कि बटुकेश्वर दत्त का जीवन इसी निराशा में बीता और सन 1965 में उनकी मौत हो गई। आजादी के 60 साल बाद बटुकेश्वर दत्त को एक किताब के जरिए याद तो किया गया, लेकिन न जाने कितने ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन पर अभी तक एक पर्चा भी नहीं लिखा गया है। आइए अब हम इनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। जेल से रिहा होने के बाद बटुकेश्वर दत्त को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो अभियान में भाग लिया और फिर से 4 साल के लिए जेल गए। मोतिहारी जेल बिहार के चंपारण जिले में उन्हें रखा गया था। भारत को आजादी मिलने के बाद नवंबर 1947 को उन्होंने अंजलि से शादी कर ली थी, लेकिन आजाद भारत में उन्हें कोई पहचान नहीं दिलवाई और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके बाद गरीबी बोझ तले बिताया और कुछ समय तक लंबी बीमारी से जूझते रहने के बाद अंततः 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला बाग में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी अंतिम संस्कार उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों पहले ही किया गया था। ऐसे महानुभावों को कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद करता है और प्रेरणा प्राप्त करता है। ऐसे ही स्मरणीय व्यक्तित्व में शहीद भगत सिंह के साथी स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त का नाम सर्वोपरि है। बटुकेश्वर दत्त का त्याग और बलिदान हमेशा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। महान क्रांतिकारियों का राष्ट्र ऋणी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।